अगर हम बात करें कि ओवरऑल पंचकर्म है क्या? देखिए, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, पंचकर्म में मतलब 5 मेन प्रोसीजर्स हैं जो हमारी बॉडी के सारे सिस्टम्स को कवर करती है। और बेसिकली जो हमारी बॉडी है वो 3 मेन चीज़ों पे काम करती है, बॉडी, माइंड एंड सोल। तो ये तीनों कंपोनेंट मिलके एक पूरा होल सिस्टम बनाता है। तो पंचकर्म तीनों को ट्रीट करता है, ना कि बॉडी, ना कि माइंड, इवन दो सोल पर भी। तो अगर जैसे हम बात करें कि किडनी का लोग इन जनरली एलोपैथ में डायलिसिस जी, कर जी, देते जी। हैं, तो पंचकर्म में ऐसा कुछ है कि अगर पंचकर्म लोग करा लें तो डायलिसिस से बचेंगे? जी बिल्कुल, क्या है कि पंचकर्म एक्चुअली जहाँ तक कि मॉडर्न मेडिसिन में थोड़ा-सा लिमिटेशंस आ जाती हैं, क्योंकि दवाइयों का जो टॉक्सिन्स होते हैं वो किडनी को डैमेज करते हैं कहीं न कहीं। लेकिन आयुर्वेद में अच्छी बात क्या है कि पंचकर्म थेरेपी में हम मैक्रो से लेके माइक्रो तक के सेल्स को रिजुविनेट करते हैं, डिटॉक्सिफाई कब रिजुविनेट करते हैं, तो जो हमारी किडनीज़ होती हैं, जो टॉक्सिन्स पूरी बॉडी का लेके स्टोर कर लेती हैं, तो उसको हम डिटॉक्सिफाई पहले कर देते हैं, उसके बाद वो रिजुविनेट होती हैं। तो इस तरीके से किडनीज़ का फंक्शनिंग हम बहुत अच्छा बेटर कर देते हैं। तो शिरोधारा कितनी देर तक चलता है? क्या ड्यूरेशन रहता है जो हम पर लोग डे करते हैं? 45 मिनट का थेरेपी होता है और ऐसा करके करीब 7 से लेके 15 दिन तक में शिरोधारा दिया जाता है। उस पे हम लोग क्या मतलब जो लिक्विड रहता है जो गिरता हाँ है जी। उससे मटकी जो टाइप लगा मटकी रहता जो है? रहती है उसको ड्रोनी कहा जाता है, हाँ। तो उसमें मेडिसिनल ऑयल हाँ। या मेडिसिनल डिकॉक्शन या काढ़े डाले जाते हैं, जो कि जो रोगी है उसके मस्तक में, माथे पे ड्रॉप बाय ड्रॉप जाता है। इस तरह की नहीं है। हाँ। लेकिन एक स्कॉलरशिप गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप होती है, हाँ, वो तो सारे लेकिन वो कॉलेजेस कंफर्म नहीं है। लेकिन हाँ। मेरी स्कॉलरशिप जो है वो कंफर्म है। डे फर्स्ट से यू विल बी एलिजिबल फॉर दैट स्कॉलरशिप। और एक बड़ी चीज सुनने में आ रही थी कि आप फैकल्टी बड़ी चुनिंदा लाए हैं। हाँ, ये एक अब बहुत मैं ओपन सीक्रेट है, आप भी समझ रहे होंगे। नॉर्थ इंडिया में थोड़ा सा इशू है। कैंपिंग हमारे पास है, कैंप में बच्चे जाएंगे, बड़ा एक सेटअप हमारे पास है, टीम हमारे पास है, तो बच्चों को लेके जाएंगे। ये तब है जब आप कह रहे हैं कि नहीं मेरे पास है। तो पंचकर्म मतलब कितने दिन का होता है और उसके क्या बेनिफिट्स हैं? देखिए, नॉर्मली पंचकर्म डिसीज वाइज जो अगर कहा जाए तो प्लान किया जाता है। नॉर्मली 7 से लेके 1 महीने तक में पंचकर्म की थेरेपी पूरी हो जाती है। आयुर्वेदा की अगर हम बात करें, जितना हम जानते हैं कि लोग एलोपैथ को पहले प्रेफर करते हैं, आयुर्वेदा को बाद में, ऐसा क्यों? क्योंकि होता क्या है कि हमेशा जो एलोपैथ रही तुरंत प्रभाव, तुरंत इफेक्ट होता है, लोगों को तुरंत काम में जाने की जल्दी। आयुर्वेद में थोड़ा सा समय लगता है। इससे बहुत या स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या नई अपॉर्चुनिटीज के ऑप्शन है? नई अपॉर्चुनिटी बहुत सारी हैं। जैसे मैं कहूँगा कि रिसर्च लेवल पर है, क्लिनिकल लेवल पर है, और नए नए इनोवेशन है, फॉरेन जाने के लेवल पर है। करिकुलम क्या देने वाले हैं? करिकुलम जो NCSM का है वो बेटर टीचिंग होगी, और वो तो सब इनोवेशन जगह हो होगा। रही सर। नहीं तो इनोवेशन है, कुछ रिसर्च करेंगे, कुछ हेलो स्टूडेंट एंड पेरेंट्स, तो यार आप सभी के लिए एक नए पॉडकास्ट के साथ आज हम हाजिर हैं। हमारे साथ में हैं प्रोफेसर वैद्य नरेंद्र बाबू गुप्ता जी। इनसे हम बात करेंगे कि भाई इन्होंने 1986 में BMS किया हुआ था। उस समय से अभी तक की जर्नी भी डिस्कस करेंगे। एनाटॉमी डिपार्टमेंट है इनका, और अभी करेंटली ये महाराणा प्रताप में एज एन प्रोफेसर वर्किंग है। तो भाई जानेंगे कि महाराणा प्रताप में क्या खास बातें हैं। तो मोस्ट वेलकम है सर हमारे इस चैनल में। थैंक यू सर। और आप मुझे थोड़ी सी अपनी जर्नी बताइए कि कब आयुर्वेदा आपने किया हुआ था, पुराने आयुर्वेदा में और अब के आयुर्वेदा में क्या फ़र्क है? अब तो बहुत चीज़ें बदल गई हैं। सर मैंने 81 में क्राइसिस कॉलेज कानपुर से ही BSc किया, और BSc करने के बाद मैंने MSc में IIT में एडमिशन लिया था। एट दैट मोमेंट क्या हुआ कि रिजल्ट जो फर्स्ट CPMT थी उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ और मेरे BMS गवर्नमेंट कॉलेज पीलीभीत मिला। उस समय BMS का बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं था, लेकिन लाइबिलिटीज़ थी, बड़ी फैमिली थी। मैंने डिसाइड किया कि अभी हम BMS करेंगे। और आफ्टर BMS करने के बाद, कंप्लीट होने के बाद, मैंने जयपुर NIA जो कि राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान है वहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन किया। पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद मेरा ये जर्नी जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट में हो गई, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट में मैंने जॉब ज्वाइन कर लिया, लेक्चरर, रीडर, प्रोफेसर। इस तरह से मैं नासिक में डीन पद पर पहुंचा। मैं प्रिंसिपल के रूप में भी कार्य किया, और वहाँ से अभी जुलाई 2023 में मैं रिटायर्ड हो गया। रिटायर होने के बाद महाराणा प्रताप में
मुझे ऑफ़र किया और मैं महाराणा प्रताप में एनाटॉमी विभाग में एक एज प्रोफेसर के रूप में आ गया। कल का जो आयुर्वेद था, जो हमारे समय का आयुर्वेद था, और आज के आयुर्वेद में बहुत फ़र्क है। मैं बच्चों को बताना चाहूँगा कि उस समय कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। एट दैट मोमेंट वी हैव टेकन ए चांस इन आयुर्वेदा। आप लोगों के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं। जैसे आज शासन और प्रशासन और देश की जो वातावरण है आयुर्वेद में है। आज पूरे विश्व का जो आयुर्वेद का जो सेंटर है, ट्रेडिशनल मेडिसिन है, जिसे हम GCTU कहते हैं, ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर, जो कि जामनगर में है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2022 में और 20 अप्रैल 2022 को उसका उद्घाटन किया। आप ताज्जुब करेंगे आप लोग कि $250 मिलियन उसके लिए फाइनेंस दिया गया है। पूरे विश्व के सभी देश उसको निश्चित रूप से पैसे दे रहे हैं। आज नहीं तो कल हर देश में ट्रेडिशनल मेडिसिन का एक सेंटर होगा। जहाँ तक मुझे याद है, मैं जयपुर में पढ़ रहा था, उस समय हमारे जो फैकल्टीज़ थी वो हमेशा विदेश में जाती थी। मॉरिशस, श्रीलंका, इवन बॉस्टन, यहाँ पर बहुत सारे देशों में लोग गेस्ट लेक्चर के रूप में बुलाते थे और आयुर्वेद का ज्ञान लेते। इंडियन फैकल्टी? हाँ, डेफिनेटली। आप गए आज भी नहीं, मुझे तो चांस नहीं मिला, लेकिन आज भी बहुत सारे BHU से बहुत सारे लोग जाते हैं और कई सारे ऐसे रिसर्च प्रोजेक्ट हैं जो कोलैबोरेशन में है। IMS इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो BHU का सेंट्रल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है, शायद बहुत ही अच्छा मतलब इंस्टीट्यूट है, वहाँ से बहुत सारे प्रोजेक्ट आज भी चल रहे हैं। सर, इसका क्या रीजन है कि बाहर के लोग आयुर्वेदा को ज़्यादा समझते हैं, जबकि पद्धति तो हिंदुस्तान की है, इंडिया की है, और हम लोग यहाँ पे आयुर्वेदा को कम इम्पोर्टेंस देते हैं? ऐसा क्यों? बेसिक घर की मुर्गी दाल बराबर। सर, मैं एक बात बोलूँगा कि जो घर की मुर्गी होती है वो दाल बराबर रहती है। आयुर्वेद जब विदेश से होकर के आयुर्वेदा होकर के आता है तो आप ये समझें कि वो बहुत ही फॉरेन रिटर्न ऐसा माना जाता है। बहुत सारी ऐसे पेटेंट हैं जो हम लोग जानते थे कि ये हल्दी है, बहुत सारे ऐसे पेटेंट हैं, जब वहाँ से फॉरेन कंपनी उसको पेटेंट बना करके देती हैं तो निश्चित रूप से आप कहें कि नहीं, ये तो बहुत ही इफ़ेक्टिव है। आजकल जो है इतना बढ़िया मीडिया है, सभी बातें ओपन हो जाती हैं, तो मैं तो यूँ ही कहूँगा कि जो बाहर से आयुर्वेद आता है उसको एक्सेप्ट नहीं, हमारा ही आयुर्वेद है और हमारे जीवन जीने की पद्धति है। आप ये मान करके चलिए कि आयुर्वेद में दोनों चीज़ों का, और आज का आयुर्वेद तो जिसमें बहुत सारी रिसर्च, इतनी फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं, इतना सारा आयुर्वेद का, इतनी मेडिसिन है, इवन दोज आज देखें आप रेलवे में और डिफेंस में। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने डॉक्टर राजेश कोटेजा सर को, वैद्य कोटेजा सर को, जो कि जॉइंट सेक्रेटरी हैं हमारे। सबसे आयुर्वेद के सबसे अच्छा डेवलपमेंट देने वाले वो ही हैं। उन्होंने जयपुर से, जामनगर से MD किया है और निश्चित रूप से आयुर्वेद को एक नई दिशा दे रहे हैं। मैं दिल से और मतलब अपने उससे कह रहा हूँ कि निश्चित रूप से आने वाला कल आयुर्वेद का बहुत ही अच्छा है। आप लोगों ने निश्चित रूप से उसमें चांस लेना चाहिए। आयुर्वेदा की अगर हम बात करें, जितना हम जानते हैं कि लोग एलोपैथ को पहले प्रेफर करते हैं, आयुर्वेदा को बाद में, ऐसा क्यों? क्योंकि होता क्या है कि हमेशा जो एलोपैथ रही, तुरंत प्रभाव, तुरंत इफेक्ट होता है, लोगों को तुरंत काम में जाने की जल्दी। आयुर्वेद में थोड़ा सा समय लगता है लोगों को। ऐसा मिथ है या मतलब टाइम टेकन प्रोसेस रहता है? हाँ, टाइम टेकन प्रोसेस है। और मेन बात क्या है आयुर्वेद में कि जैसे बोलते हैं ना, आतुरस्य विकार प्रश्नम च, हमारे में तो स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रश्नम च, स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी को रोग खत्म करना, ये आयुर्वेद का मूल मंत्र है। ये आयुर्वेद का मूल मंत्र होने के कारण क्या होता है कि एलोपैथ का सन 1863 में जब विलियम हार्वे ने सर्कुलेशन बताया, जब उसके बाद आया, उसके बाद की पैथी है। 1921 के बाद इस पैथी का डेवलपमेंट, ये 50 साल का डेवलपमेंट है। साइंस ने डेवलपमेंट किया, वैसे ही लोगों को सेलुलर साइटोलॉजी, माइक्रोस्कोप, ये सब परिवर्तन आया। आयुर्वेद 5000 वर्ष पहले की जीवन की कला है, आज नहीं, बहुत साल पहले से ही जीवन जीने की जो कला है इस सृष्टि में आई है, उसका वो तरीका है आयुर्वेद। तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि एलोपैथ है, एक टाइम बीइंग प्रोसेस है। सर्जरी नो डाउट बेटर है कंपेरेटिवली,
लेकिन आयुर्वेद अपने में सक्षम है, सभी प्रकार की चिकित्सा के लिए सक्षम है। मैं तो यूं कहूँगा, जो मेरे 30 साल का अनुभव है, कि एक चंदन है जो कि लदा हुआ है, हमारा जो हम कैरियर हैं उतनी उसकी सुगंध हम लोगों को फैला नहीं पा रहे हैं। अभी शासन और प्रशासन गुलामी के और अपनी विरासत को पहचान पाया है। निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि आने वाले कल में इसका भविष्य बहुत ही अच्छा है। जैसे अभी अगर हम पिछले 5, 7 या 10 सालों में बात करें, जी। खासकर जब से भाजपा गवर्नमेंट है, तो मोदी जी ने तो अपने लेवल पे खूब प्रमोट किया आयुर्वेदा को, तो इससे क्या क्या चेंजेस देखने को मिले हैं, इससे बहुत या स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या नई अपॉर्चुनिटीज के ऑप्शंस हैं? नई अपॉर्चुनिटी बहुत सारी हैं। जैसे मैं कहूँगा कि रिसर्च लेवल पर है, क्लिनिकल लेवल पर है, और नए नए इनोवेशन है, फॉरेन जाने के लेवल पर है। निश्चित एक बार आपके पास डिग्री हो, और एनसीआईएसएम ने पूरा सिलेबस ही चेंज कर दिया। उसका जो क्लिनिकल जो टचिंग है, जो क्लिनिकल प्रैक्टिस है, वो पूरी की पूरी उन्होंने बदल दी है। निश्चित रूप से हमारे, जैसे उदाहरण के तौर पर, कि फर्स्ट ईयर में कभी भी क्लासेस में हॉस्पिटल अटैचमेंट नहीं किया था। फर्स्ट ईयर के जब मैं पढ़ता था, तब फर्स्ट ईयर के क्लास सिर्फ क्लासरूम में ही टीचिंग होती थी। आज हमारे पास फर्स्ट ईयर के करिकुलम में 50 लेक्चर्स हॉस्पिटल में होंगे। उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं कि हम यहाँ पर लीवर सिखाते हैं, बच्चों को दिखाते हैं, बॉर्डर, स्पेक्ट्रम सब पूरा बताते हैं, लेकिन पेशेंट पे कैसे पल्पेट करना है ये हमको फर्स्ट ईयर में ही जा करके बताना है। इसलिए नो डाउट आने वाले कल में जो बीएमएस तैयार होगा वो निश्चित रूप से बहुत ही प्रभावी होगा और बहुत ही तैयार होगा या तैयार हो चुका है सर? तैयार हो रहे हैं और होंगे भी। जैसे कि अभी एक मैंने किसी हॉस्पिटल का एक ऐड देखा था जी, कि जिसमें वो सीजीएचएस कार्ड भी वैलिड हो गया है, आयुष्मान कार्ड भी वैलिड हो गया हॉस्पिटल में। ये पहले वैलिड नहीं हुआ करते। हाँ, पहले आयुर्वेद के नाम पर तो बहुत ही लोगों का क्लिनिकली कितना बेनिफिट होने वाला है? डेफिनेटली फिजिकली अभी जो प्रधानमंत्री की जो स्वास्थ्य योजना है 5 लाख के लिए, उसमें बहुत सारे आयुष हॉस्पिटल हैं जो कि रिकॉग्नाइज किए गए हैं, वहाँ पर फ्री इलाज चल रहा है। अभी जो प्रधानमंत्री की जो हेल्थ के बारे में जो है उसको इस आयुर्वेद को शामिल किया। इवन दोज जो एमबीबीएस पास आउट हो रहे हैं उनको 1 वीक के लिए पंचकर्मा और आयुर्वेद सेंटर में, आयुर्वेदिक कॉलेज में ट्रेनिंग के लिए जाता है। मैं नासिक में था तब मेरे पास ही पूरे सभी बच्चे आते थे, मराठा मेडिकल कॉलेज के सभी बच्चे मेरे पास आते थे, उनको हम टीचर डिप्यूट करते थे। वो आयुर्वेद का जो स्पेक्ट्रम है, पूरा आयुर्वेद का जो व्यूज़ हैं, उनको जानकारी होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंसिस्ट किया है, तो निश्चित रूप से कि आने वाले कल में तो बहुत सारे आज भी फिजिशियन हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन का सहारा ले रहे हैं। तरीके से हम ये कह सकते हैं जैसे बीएमएस वाले को सारी इन्फॉर्मेशन होती है एलोपैथ की, जी, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इंसिस्ट कर रही है कि भाई आपको भी आयुर्वेदा के बारे में इन्फॉर्मेशन होनी। सर, गवर्नमेंट का एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, जो सबसे बड़ा एक लक्ष्य है, टारगेट है, वो है वेलबींगनेस का। हिंदुस्तान की पब्लिक जो है वो कम से कम खर्चे में स्वस्थ रहे, उसके लिए आयुर्वेद का जो डे बाय डे योगा और आयुर्वेद का जो हम बात करते हैं उसके इसीलिए है जो है कि यूज़ करें, डे बाय डे में आयुर्वेद आना चाहिए। जो पुराना जो दादी का बटुआ चलता था, आज भी चलता है, लोगों के घर में जुकाम हो गया, अदरक की चाय पी लो, ये ऐसा कर लो, पुदीन का काढ़ा ले लो, हर कोई डॉक्टर है। आयुर्वेद एक ऐसी पैथी है कि हमारे ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर छोटे बच्चों के इलाज के लिए उन्हीं के पास जाते। मुझे ये बताइए कि जैसे अगर कोई बच्चा बीएमएस कर लेता है, जी, जो बच्चे देख रहे होंगे अभी, जी 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 जी, तो ये कितने पैसे कमाएंगे आफ्टर बीएमएस, क्या करेंगे? ऐसा तो नहीं कि खाली बैठे रहेंगे, मक्खियां मारेंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल 10 साल पहले जो स्थिति थी, एक्चुअल थिंग इज दैट, वो मैं आपके सामने नहीं, मक्खी मारने की और इसकी तो बात बिल्कुल भी नहीं है। आने वाले कल में बहुत सारे स्पेक्ट्रम हैं, लोग अब प्रेफर कर रहे हैं, आपको कहने का मतलब नहीं, आज से 30 साल पहले भी ये स्थिति नहीं थी। मैंने ये आपसे पूछ रहा हूँ कि अभी लोग आयुर्वेदा को प्रेफर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? निश्चित रूप से प्रेफर कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे आयुर्वेदा के। इवन दोज एक जबलपुर की लड़की है, हॉस्पिटल्स बताइए जी, बड़े हॉस्पिटल्स बताइए, कि कुछ क्लिनिक्स बताइए। ये आईएमएस है, बीएचयू का है, एनआईए का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जो दिल्ली में खुला हुआ है, अभी उसकी एक ब्रांच गोवा में खोली गई है। तो निश्चित रूप से फॉरेनर से पूरा भरा रहता है अस्पताल गोवा का। इंडियन बच्चे कब जागेंगे भाई? फॉरेनर्स तो आके इंडिया में आयुर्वेदा पढ़ रहे हैं फ्री में, दैट इज अभी लोग जागेंगे तभी ये सवेरा होगा। एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जैसे आपकी जो जर्नी हम देख रहे हैं कि भाई आपने 30 साल
करीब अपने गवर्नमेंट जी, सेक्टर में एज एन जी फैकल्टी निकाले। जी। फैकल्टी के बाद में महाराणा प्रताप ही क्यों? एक और भी तो बहुत सारे कॉलेज यहाँ के थे। जो चेयरमैन हैं डॉक्टर अपने भदौरिया साहब जो यहाँ के हैं, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने उनके एक मन में ये अप्रोच है कि मुझे यूपी का सबसे एक्सीलेंट कॉलेज बनाना है, एक ऐसा इंस्टीट्यूट बनाना है जो कि सेकंड ना हो, और मुझे उन पर पूरा विश्वास है, इसलिए मैंने यहाँ आकर के ज्वाइन किया। ऑफर बहुत जगह से थे, लेकिन मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस इसी महाराणा प्रताप को दिया। नो डाउट आज भी फैसिलिटीज़ है और बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, स्टाफ बेटर है, वातावरण बढ़िया है, बच्चों को सीखने के लिए माहौल है, तो नो डाउट तो यहाँ पर क्या कैरिकुलम देने वाले हैं आप? 30 साल का आपके पास अनुभव एज एन प्रोफेसर। अभी तो सेकेंड ईयर की क्लासेस अब वहाँ पे मुझे लग रहा है बिठूर में स्टार्ट होंगी और मंदना में फर्स्ट ईयर की क्लासेस स्टार्ट हाँ होंगी। हाँ हाँ, बिठूर में मैं जो है क्लासेस चालू हैं, वहाँ पर भी मुझे कैरिकुलम क्या देने वाले हैं? करिकुलम जो NCSM का है वो बेटर टीचिंग होगी और वो तो सब इनोवेशन जगह हो होगा। रही सर। नहीं तो इनोवेशन है, कुछ रिसर्च करेंगे, कुछ नया उपक्रम है, हॉस्पिटल टीचिंग है, इस तरह की व्यवस्थाएं देंगे। उनको विजिट करना है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट को विजिट करना है। हम बेहतर से बेहतर कोशिश करेंगे कि बच्चों को नॉलेज हो जो और क्वालिटी हो। जो आपका डिपार्टमेंट है एनाटॉमी, जी इसको अगर हम 1-2 लाइन में समझना चाहें तो क्या है? एक दो लाइन में तो नहीं समझा सकते, क्योंकि पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर है, बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। लेकिन ये बात मैं ज़रूर कहूँगा कि बेसिक साइंस है, बिना एनाटॉमी के हम आगे जा भी नहीं सकते हैं। मैं यूँ कहें कि बहुत सारे आयुर्वेद पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे मर्म शारीर है, स्रोतस शारीर है, सिरा शारीर है, धमनी शारीर है, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ इस पर। निश्चित रूप से आप कभी क्लास में आएंगे तो मैं डिस्कशन हॉल में आएंगे तो मैं आपको भी दिखाऊंगा कि निश्चित रूप से। लेकिन एक बात मैं कहूँगा आपसे कि एनाटॉमी जो सब्जेक्ट है बेसिक साइंस है, और बच्चों ने हम फैसिलिटीज़ देंगे, हम सुविधाएं देंगे उनको, और अच्छे से अच्छे नॉलेज ले सकें। तो सर एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि आजकल कैडिबर नहीं मिलते हैं। तो आपके कॉलेज में कैडिबर है फर्स्ट ईयर? हाँ जी, हाँ जी, कैडेवर तो है हमारे डाइसेक्शन पास, करके एक दिखाने कैडेवर वाले है। बच्चों को? जी हाँ, Dissection डेफिनेटली कर- दिखाएंगे, बिल्कुल नहीं। तो अभी तक आपने कितनी बॉडीज लगभग डाइसेक्ट की होंगी? मैंने डिसेक्ट लगभग 150 डेड बॉडी मैंने डिसेक्ट अपने लाइफ में की है। तो आप सिखाने वाले हैं बच्चों को? डेफिनेटली, व्हाई नॉट। थैंक यू सो मच सर। और अभी हमारे पास में कुछ और भी फैकल्टी है, हम उनसे भी बात करेंगे। तो अब हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे भाई क्लिनिकल एक्सपोजर की, कि महाराणा प्रताप में ऐसा क्या क्लिनिकल एक्सपोजर है। तो हमारे साथ में है डॉक्टर अंजलि मैम, जो कि पंचकम डिपार्टमेंट से आती हैं। तो मैम आप इंट्रोड्यूस करें, बताएं आपने कहाँ से BMS किया है, कहाँ से MD है, कहाँ से PhD है? जी थैंक यू सर। मेरा जो ग्रेजुएशन है BMS है वो उज्जैन धन्वंतरी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज से है। उसके बाद मेरा PG जो है वो शिव शक्ति लाल शर्मा आयुर्वेदिक कॉलेज रतलाम से है। फिर मैंने MA किया है योग से, उज्जैन यूनिवर्सिटी से ही, और उसके बाद मेरा PhD है पंजाब यूनिवर्सिटी से। ओके। और अभी करंटली मैं महाराणा प्रताप में एज अ कंसल्टेंट काम कर रही हूँ। अगर हम महाराणा प्रताप की बात करें तो भाई वहाँ का पंचकर्मा कितना स्ट्रांग है? वहाँ का पंचकर्मा वगैरह चलता है या नहीं चलता है? बिल्कुल बढ़िया से चलता है, आप आके देख सकते हैं। एक्चुअली हमने अभी रूरल एरिया को टारगेट किया है कि वो पंचकर्म के बारे में जाने, आए, देखें, समझें और कराएं। तो पंचकर्मा मतलब कितने दिन का होता है और उसकी क्या बेनिफिट्स हैं? देखिए नॉर्मली पंचकर्म डिसीज वाइज जो अगर कहा जाए तो प्लान किया जाता है। नॉर्मली 7 से लेके 1 महीने तक में पंचकर्म थेरेपी पूरी हो जाती है। जैसे 7 से आप 1 मंथ बोल रहे हैं। हाँ जी। तो जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मुझे एंजाइटी हो रही है या हम बहुत डिप्रेशन महसूस कर रहे हैं, तो उस केस में कितने दिन का रहता है लगभग? करीब 15 डेज रहेगा आपका। तो आपका उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है मैं आपको बता देती हूँ कि स्नेहन स्वेदन मतलब मसाजिंग, ऑयलिंग, आपका जो है स्वेदन होता है, आपका डिटॉक्शन हो जाता है। उसके बाद आपको प्रोसीजर पे लेते हैं जो मेन प्रोसीजर होती है। तो आपके केस में मुझे लगता है कि विरेचन और शिरोधारा जैसे प्रोसीजर कराना चाहिए। तो शिरोधारा कितनी देर तक चलता है, क्या ड्यूरेशन रहता है जो हम पर लोग डे करते हैं? 45 मिनट का थेरेपी होता है और ऐसा करके करीब 7 से लेकर 15 दिन तक में शिरोधारा दिया जाता है। तो उस पे हम लोग क्या मतलब जो लिक्विड रहता है जो गिरता हाँ है जी। उससे मटकी जो टाइप लगा मटकी रहता जो है? रहती है इसको द्रोणी कहा जाता है। हाँ। तो उसमें मेडिसिनल ऑयल हाँ। या मेडिसिनल डिकॉक्शन या काढ़े डाले जाते हैं जो कि जो रोगी है उसके मस्तक में, माथे पे ड्रॉप बाय ड्रॉप जाता है। तो वो हमारे ब्रेन जो होता है, ब्रेन सेंटर्स
को एक्टिवेट करता है, जो कि डिप्रेशन या फिर एंजाइटी जैसे स्ट्रेस रिलेटेड हार्मोन्स जो होते हैं उनको, जो कम रिलीज होते हैं उनको रिलीज कराता है, इंसोम्निया जैसी तकलीफ को कम कर देता है और बॉडी को बहुत रिलैक्स कर देता है, वापस एक तरह से रीसेट कर देते रिसेट हैं। कर देता है। जी हाँ तो अगर जैसे हम बात करें कि किडनी का लोग इन जनरली एलोपैथ में डायलिसिस जी, कर जी, देते जी। हैं, तो पंचकर्म में ऐसा कुछ है कि अगर पंचकर्म लोग करा लें तो डायलिसिस से बचेंगे? जी बिल्कुल, क्या है कि पंचकर्म एक्चुअली जहाँ तक ये मॉडर्न मेडिसिन में थोड़ा-सा लिमिटेशंस आ जाती हैं, क्योंकि दवाइयों का जो टॉक्सिन्स होते हैं वो किडनी को डैमेज करते हैं कहीं न कहीं। लेकिन आयुर्वेद में अच्छी बात क्या है कि पंचकर्म थेरेपी में हम मैक्रो से लेके माइक्रो तक के सेल्स को रिजुविनेट करते हैं, डिटॉक्सिफाई कम रिजुविनेट करते हैं। तो जो हमारी किडनीज होती हैं, जो टॉक्सिन्स पूरे बॉडी का लेके स्टोर कर लेती हैं, तो उसको हम डिटॉक्सिफाई पहले कर देते हैं, उसके बाद वो रिजुविनेट होती हैं। तो एक तरीके से किडनीज का फंक्शनिंग हम बहुत अच्छा बेटर कर देते हैं। ओके, तो मतलब एक तरह का हम बोल सकते हैं कि सब्स्टिट्यूट मेथड है कि भाई सब्स्टिट्यूट या प्राइमरी कह सकते हैं। देखिए, इसको एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव कह सकते हैं। अगर आप डायलिसिस पे जाने वाले हैं तो मेरी एक सलाह रहेगी कि उसके पहले आप एक बार पंचकर्म पंचकर्म जरूर करा कराएं। के देखें। बिल्कुल। तो पंचकर्म की क्या कॉस्टिंग रहती है लगभग? देखिए, ये बहुत ज़्यादा इकोनॉमी तो नहीं होता है, हाँ। लेकिन फिर भी कॉस्ट इफेक्टिव काफ़ी है एज पर। एलोपैथ से तो सस्ता ही हाँ होगा। बिल्कुल वही, अगर ऑपरेट कराना चाह रहे हैं तो उससे तो बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ता है और इफेक्टिव भी है। जैसे बहुत सारे लोगों को ब्रेन डिसऑर्डर हो जाता है, हाँ जी, तो उस केस में पंचकर्म कितना इफेक्टिव होता है? काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि एक्चुअली मेरा पीजी का थीसिस भी रहा है मानस रोगों पर या फिर न्यूरोलॉजिकल डिसीजेस के ऊपर, जो साइकोन्यूरोलॉजिकल डिसीजेस होते हैं, लाइक डिप्रेशन है, एंग्जाइटी इश्यूज है, बाइपोलर डिसऑर्डर्स है, इंसोम्निया है, स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं। तो उसमें जब पंचकर्म किया जाता है तो क्या होता है, बॉडी और माइंड का जो रिदम है उसको बैलेंस कर देता है। तो अगर आप अच्छे से सो पाएंगे, आप अच्छे से उठ पाएंगे, आप एनर्जेटिक फील करेंगे और आपका सारा जो भी काम है डे टू डे लाइफ में, जितनी भी हमारे चैलेंजेस होते हैं, हम उनको अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं। अगर हम बात करें कि ओरल पंचकर्म है क्या? देखिए, जैसे कि नाम से जाहिर है, पंचकर्म में मतलब 5 मेन प्रोसीजर्स हैं जो हमारी बॉडी के सारे सिस्टम्स को कवर करती है। और बेसिकली जो हमारी बॉडी है वो 3 मेन चीज़ों पे काम करती है, बॉडी, माइंड एंड सोल। तो ये तीनों कंपोनेंट मिलके एक पूरा होल सिस्टम बनाता है। तो पंचकर्म तीनों को ट्रीट करता है, ना कि बॉडी, ना कि माइंड, इवन दो सोल पर भी। ओके, क्योंकि हमारे इमोशनल बॉडी, सिस्टम माइंड और सोल, हाँ जी, तीनों चीजों को। बिल्कुल। तो इसके बाद बचा क्या? कुछ नहीं। कुछ बचता नहीं है। बायोलॉजिकल हाँ। सारी एक्टिविटीज होती है, बॉडी कंट्रोल करती है, जो न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटीज है माइंड कंट्रोल करता है, और जो इमोशनल चीजें हैं, इमोशनल जो हमारी कनेक्टिविटी होती है या साइकोट्रिक जो कनेक्टिविटी होती है, वो हमारा सोल कनेक्ट करता है, सोल ठीक करता है। तो हम Okay. तीनों पे काम करते हैं। तो एक तरीके से हम पूरा एक सिस्टम क्लियर कर देते हैं, उसको अपडेट कर देते हैं एक तरीके से। जैसे नाम इसका पंचकर्म है, जी हाँ। वो 5 जो थेरेपीज हैं वो जो- किस कौन कौन सी डिसीज के लिए है? जी बिल्कुल, मैं आपको एक मोटा सा ऐसा बता देती हूँ। जैसे कि 5 प्रोसीजर में वमन, विरेचन, निरु, अनुवासन और नस्य जो मेन प्रोसीजर कहे गए हैं। तो वमन जो होता है हमारे अपर जीआईटी पे काम करता है, अपर रेस्पिरेटरी पे काम करता है। जैसे कुछ बीमारियां मैं आपको बताना चाहूँगी, अस्थमा है या फिर हमें कुछ स्किन डिसीजेस हैं, हाइपर एसिडिटी है, तो उनमें अच्छा काम करता है। फिर हमारा विरेचन जो है स्किन डिसीजेस पे अच्छा काम करता है। सोराइसिस है, एक्जिमा है, उस पर बहुत अच्छा काम करता है। फिर आईबीएस को भी बहुत अच्छा ट्रीट करता है। उसके बाद अगर निरु और अनुवासन की बात की जाए तो ओरल जो जनरल पेन रिलेटेड या ऑर्थराइटिक पेन जो होते हैं बॉडी में, सेप्टिक ऑर्थराइटिस है, रूमेटोइड ऑर्थराइटिक है, या और भी कोई ऐसे पेन होते हैं, तो उस पर बहुत अच्छा काम करता है। जो नस है वो बताएगा कि हमारे जो ब्रेन रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं उसमें बहुत अच्छा काम करता है। इट्स अ कॉम्बिनेटिव थेरेपी। हाँ जी, मैं बताना चाहूँगी कि आयुर्वेद जो मेनली पंचकर्म है वो इनफर्टिलिटी पे बहुत अच्छा काम करता है। आजकल मतलब देखिए आईवीएफ कि फेल उसके आगे? बिल्कुल देखोगे, आयुर्वेद बहुत छोटा सा पार्ट है एक्चुअली, जो हम फोर्सफुली अगर हम कहा जाए तो फर्टिलाइजेशन कराते हैं, जो कि प्राकृत अवस्था में होना ही चाहिए। ओके। ये बना ही हुआ सिस्टम अपने आप रन करता है। तो अगर हम फीमेल के जैसे ओवम को या उसकी ओवरीज को अगर हम अच्छे से पोटेंट कर देते हैं, मेल के स्पर्म काउंट को अच्छा पोटेंट कर देते हैं, तो ये फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसीजर है Enhance हो जाता है। हाँ, ये इनहेंस होता है। ये ईश्वर की कृपा से ये अपने आप होता है। इसको कराने की, आर्टिफिशियल कराने की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है। तो देखिए, जैसे कि अभी फीमेल्स में
क्योंकि सेडेंटरी लाइफस्टाइल है आजकल का, स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल है, तो पीसीओएस, पीसीओडी, इनफर्टिलिटी जैसी कॉमन समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। मेल्स में देखा जाए तो ओलिगोस्पर्मेचोरिया हो रहा है, हीमोचोरिया हो रहा है, और या फिर लो स्पर्म काउंट हो रहा है, या अर्ली एजुकेशन हो रहा है। तो ये सारे के सारे स्ट्रेस की वजह से हो रहा है। ओके। तो जब एक अच्छा कॉमन हमारा लाइफस्टाइल मेंटेन हो जाता है, हमारा अच्छा आहार विहार हो जाता है, हमारा सिस्टम क्लियर हो जाता है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, तो एक अच्छा स्पर्म, हेल्दी स्पर्म बनता है, उसको फर्टिलाइज करने के लिए हेल्दी ओवम भी मिलता है फीमेल बॉडी ओके, में। इट्स मीन कि अगर स्टूडेंट्स आप देखोगे कि भाई आयुर्वेदा सीखना है बढ़िया वाला और खासकर पंचकर्म, तो वो आपको महाराणा प्रताप के अंदर मिलेगा। जी बिल्कुल, हमारी बिल्कुल कोशिश रहेगी कि हमारा हर स्टूडेंट, आयुर्वेद का हर स्टूडेंट पहले दिन से पंचकर्म के बारे में जाने, समझे, उसको सीखे। और स्टूडेंट्स के लिए आप कोई मैसेज देना चाहते हो तो? देखिए, आयुर्वेद ऐसा एक बहुत अच्छी एक हॉलिस्टिक अप्रोच साइंस है। आप इसको पिछड़ा हुआ ना माने। हाँ, बहुत इसके बच्चे resources, बाय हाँ, चॉइस नहीं, बाय of डिफॉल्ट course, लेते बाय हैं। डिफॉल्ट लेते हैं। हाँ। लेकिन फिर भी मैं इसको कहूंगी कि आप आयुर्वेद को बहुत एक अच्छी साइंस है, एक हॉलिस्टिक साइंस है, इसको आप आइए, इसमें रिसर्च की बहुत आवश्यकता है, बहुत ज्यादा इसमें डोमेन है, अब तो बहुत ज्यादा एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटी, करने के लिए बहुत कुछ है बिल्कुल अभी। बहुत ज्यादा है। अब तो गवर्नमेंट भी इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दे सपोर्ट कर रही रही है। हाँ, तो उनको भी बिल्कुल एक तरीके से चांस देना मतलब कुछ भी चाहिए। अगर नया करना है तो यू हैव ओपन फॉर ऑल, कि इसमें कुछ भी बहुत कर ज्यादा सकते हो। हाँ। पोटेंशियल है और बहुत सारी चीजें हैं। ये तो एक महासागर है, आप जितना गहरे जाएंगे उतने मोती अब लेके इसमें आएंगे। बहुत कॉम्पिटिटिव मार्केट नहीं एक ऑफ तरीके कोर्स, से कह बिल्कुल सकते है, हैं। बहुत अच्छा ग्रोइंग मार्केट है इसमें। थैंक यू सो मच मैम, आपसे बात Thank करके you. बहुत कुछ अच्छा लगा और होप सो आप सभी भी बहुत कुछ समझ रहे होंगे कि भाई क्लिनिकल एक्सपोजर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है आयुर्वेदा की दुनिया में खासकर, क्योंकि बहुत लोगों का मानना यह होता है कि भाई आप डॉक्टर बनोगे लेकिन झोला छाप वाले बन जाओगे, तो यहाँ पर आपको क्लिनिकली भी बहुत सारी चीजें सीखने का मौका मिलेगा। पॉडकास्ट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। विवेक सर, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। धन्यवाद। और बच्चों का एक कमेंट बड़ा लगातार आ रहा था क्या? कि भाई महाराणा प्रताप में इतनी फीस क्यों ज्यादा? पहला तो ये, मतलब ऐसा ब्लेम है बच्चों का, फीस क्यों ज्यादा, और मेरा भी है। दूसरा ये कि आप ऐसा क्या एक्स्ट्रा एडिशनल देने वाले हैं बच्चों को क्लिनिकल एक्सपोजर के टर्म्स में, कैरिकुलम के टर्म्स में, और आपके यहाँ एक तीसरा एक स्कॉलरशिप भी है, तो वो स्कॉलरशिप क्या पूरे 4.5 साल तक है? तो जो पहला क्वेश्चन आपका आ रहा है, हाँ, इसका आंसर मेरे दूसरे क्वेश्चन के आंसर पे अपने आप आ जाएगा कि हाँ। क्यों फीस ज्यादा है। क्योंकि आपका दूसरा क्वेश्चन तो यही है कि क्या एक्स्ट्रा दे रहे हैं। डिफरेंस क्या है बाकी हाँ। कैंपसेस में से क्या है? देखिए, बेसिकली क्या है कि जब बीएमएस की बात नॉर्मली करी जाती है तो एक छोटी सी बात करते हैं कि किसी को डॉक्टर बनना है, प्रैक्टिस करनी है, या कई बार लोग एकेडमिक्स में चले जाते हैं, ये सब करते हैं और सब कहेंगे कि हम बहुत अच्छा एजुकेशन देंगे, एकेडमिक्स बहुत अच्छी है, कैरिकुलम फॉलो सब लोग करेंगे। हाँ, फैकल्टी भी सब हमारे सब यहाँ सब regular सब बला कुछ नहीं बला। बचेगा। लेकिन वो एक्स्ट्रा किया जा रहा है, तो एक्स्ट्रा देखिए क्या है कि हमारी एक लेगेसी है 25 ईयर्स की, और हमने हर डोमेन में काम किया है, चाहे वो फार्मेसी हो, इंजीनियरिंग हो, मैनेजमेंट हो, डेंटिस्ट्री हो, सभी में काम किया हम लोग, नर्सिंग हो। तो हमें ये माइंडसेट पता है स्टूडेंट का कि वो जब डिग्री लेने के बाद निकल रहा है उसे क्या चाहिए, ओके, उसे क्या देना है हमको, एट द एंड रिजल्ट क्या मिलना है। जैसे अब आयुर्वेदा की बात करें हम लोग, तो मैंने आपसे कहा कि एकेडमिक्स और बाकी चीज़ें सब दे रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो स्टूडेंट्स को बीएमएस करने के बाद समझ में आती है कि ये किया होता तो शायद अच्छा रहता। राइट। जैसे अब वो डॉक्टर बन गया, अब रिसर्च पे जाना है क्या उसको? भाई दवाएं हैं, क्या कोई इनोवेशन कर सकता है वो? बिल्कुल कर सकता है, बट ऐसा मार्केट में ऐसा ऑप्शंस नहीं ना। नहीं, तो क्या हम सिखाएंगे उसको? अब प्रैक्टिस है तो डॉक्टर के पास तो पेशेंट है तो प्रैक्टिस है, पढ़ा दिया किताबों में। आप क्या हैं? हाँ, पेशेंट है। अब हमारी पेशेंट मान लेते नहीं है, चलिए आपकी बात मैं मानता हूँ, पेशेंट नहीं है हमारे यहाँ, तो क्या करेंगे? तो प्रैक्टिस हो ही नहीं पाएगी। हाँ, हम कराएंगे ना। कैसे? कैंपिंग हमारे पास है, कैंप में बच्चे जाएंगे, बड़ा एक सेटअप हमारे पास है, टीम हमारे पास है, तो बच्चों को लेके जाएंगे। ये तब है जब आप कह रहे हैं कि नहीं मेरे पास है, तो ये भी एक ऑप्शन हम बच्चों को रहेगा। कैंप तो वैसे भी एक करिकुलम का पार्ट है, और एक बड़ी चीज सुनने में आ रही थी कि आप फैकल्टी बड़ी चुनिंदा लाए हैं। हाँ, ये एक अब बहुत मैं ओपन सीक्रेट है, आप भी समझ रहे होंगे, नॉर्थ इंडिया में थोड़ा सा इशू है, हाँ, फैकल्टी का इशू। हाँ। तो उसको लाने के लिए हम लोग को सर्च करना पड़ा, साउथ गए, महाराष्ट्र गए, ऐसे बहुत सारे पार्ट में इंडिया के गए, जहाँ पर बेसिकली आपको लगेगा कि आयुर्वेदा का सेटअप ऑलरेडी पहले से चल रहा है।
तो वहाँ से फैकल्टी को हम लेके आए और फैकल्टी हमारे पास है, क्योंकि आप भी समझ रहे हो कि हम बिल्डिंग दे दें, इंफ्रा दे दें, सब कुछ दे दें, लेकिन अगर एकेडमिक्स नहीं दे पाते हैं तो हम कहीं कुछ स्टैंड नहीं कर पाएंगे। फाइनली तो उसी से ही बच्चे को आगे बढ़ना है कि क्लिनिकल क्या सिखा पा रहे हैं और क्लास में उसको हम क्या पढ़ा पा रहे हैं, दो चीज़ें हमारे पास हैं। और इससे भी आपने पूछा कि फीस वाली बात आपने अभी कही थी, फीस हाँ एक्स्ट्रा ये बात कही थी, तो आधा आंसर तो लगभग आपको मिल गया होगा कि कुछ अलग सा करने जा रहे हैं हम लोग। तो अब क्या है कि बच्चों का, बच्चों को फेथ कैसे होगा? बच्चों को तो फेथ नहीं लग रहा ना कि कुछ बहुत बढ़िया कर जाएंगे, ऐसे तो बहुत सारे कॉलेज। हाँ मैं उसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ आपको। फेथ आदमी का जनरेट तब होगा जब वो आएगा, एक तो बात ये है, लेकिन मैं पहले ही जनरेट करा देता हूँ। वो कैसे? भाई मैंने बताया 25 ईयर्स की लेगेसी है, बहुत सारे कोर्सेज हैं, पुराना ग्रुप है, बड़ा ग्रुप है, बिल्कुल। तो हम उन बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं अलग से, तो हमने बहुत सारे इंस्टीट्यूट से कोलैबोरेशन कर रखा है, जिसमें स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम है, ओके, फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम है। जैसे आप आयुर्वेदा की बात करें तो नेबर्स जो कंट्रीज है, लाइक मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, अब सुना होगा आपने नेचुरोपैथी पे बहुत ज्यादा वर्क करते हैं। आयुर्वेदा में बड़ा काम इन लोगों का है, क्योंकि इन्होंने हमको पढ़ा हुआ है, तो ये ज्यादा समझ पा रहे हैं, उसको कर रहे हैं, पढ़ चुका है। तो अब क्या है कि वहाँ के कुछ इंस्टीट्यूट है, जैसे एक अपने इंडोनेशिया में इंस्टीट्यूट ऑफ एयरलांगा है, मलेशिया में हमारी मासा इंस्टीट्यूट है, नाम सुना होगा शायद आपने। तो ऐसे इंस्टीट्यूट से हमारा कोलैबोरेशन है। तो बच्चों को इंटरनेशनल प्रोग्राम मिलेगा जाने? हाँ ले जाते हैं, एक्सचेंज प्रोग्राम होता है, फैकल्टी वहाँ की भी यहाँ आती है। अभी तक तो फार्मेसी में आ रही थी, अब यही काम हम प्लान कर लिया हम लोगों ने अपने आयुर्वेदा के लिए। आयुर्वेदा फार्मेसी जो कंपनीज है उनसे टाइप है अपना? हाँ वो तो ऑलरेडी हो गई, जितना पुराना हमारा चला आ रहा है। तो जब उसी बुके का एक फ्लावर है हमारा आयुर्वेदा भी, हमारे ग्रुप का, तो जो सबके साथ है वो आयुर्वेदा के साथ, तो कुछ अच्छा ही बड़ा ही होगा। तो इस तरीके से ये रीजन है, कहीं ना कहीं जो फीस का पार्ट होता है थोड़ा सा अप हो जाता है। आप जब वहां आते हैं, समझते हैं, देखते हैं कि हम क्या अलग सा कर रहे हैं, तो वहां थोड़ा चार्ज हमको करना पड़ता है। लेकिन उसके लिए भी हम लोगों ने सोचा है, जैसे बहुत बच्चे ऐसा होगा कि जो शायद उस फीस को बेयर नहीं कर पा रहा है, लेकिन उसकी रैंक अच्छी है, वो पढ़ने में अच्छा है, वो कहता है नहीं मुझे तो करना है। तो बहुत सारे कॉलेज कहेंगे नहीं नहीं आप आइए, स्कॉलरशिप मिलेगी, लेकिन वो स्कॉलरशिप नहीं, ये इस तरह की स्कॉलरशिप किसी कॉलेज में नहीं इस तरह की नहीं है। लेकिन एक स्कॉलरशिप गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप होती है, हाँ वो तो सारे कॉलेजेस कंफर्म नहीं है, लेकिन मेरी स्कॉलरशिप जो है वो कंफर्म्ड है। डे फर्स्ट से यू विल बी एलिजिबल फॉर दैट स्कॉलरशिप, क्योंकि वो आपके मार्क्स और आपके जो नीट रैंक है उस पर हम दे रहे हैं। सपोज कीजिए कि एक स्टूडेंट आता है, पढ़ने में बहुत अच्छा है, और उसने 500 मार्क्स किया, अब एमबीबीएस की फीस तो आप समझ सकते हो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो जो स्कॉलरशिप का हमारा पैटर्न है उसमें क्या है कि 351 से अबव जिसके मार्क्स हैं वहां से स्कॉलरशिप शुरू कर देते हैं। ओके, कि उसको अगर 351 है तो आपको 30,000 का स्कॉलरशिप पर ईयर मिलेगा। ये नहीं कि आप एडमिशन ले रहे तो आज मिल जाएगा, आप इसका नहीं मिलेगा, पर ईयर मिलेगा। और इसके लिमिट है 1.75 लाख, मतलब 1,75,000 तक की स्कॉलरशिप हमारी है। ओके, तो मोटा मोटा मानिए कि अगर कोई बच्चा फीस 10 लाख या 12 लाख मुझे दे रहा है, तो 8 लाख के आसपास तो उसका स्कॉलरशिप मिल रही है, अगर वो पढ़ना चाह रहा है, वो मेरिटोरियस है। तो ये एक बड़ा अंतर हम लेके ये तो क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट ग्रिप करने का तरीका है, भी जरूरी है। हमारा ब्रांड एम्बेसडर बनेगा आगे चल के, हमारा पॉडकास्ट कर ले, हम कुछ कर लें, लेकिन फाइनली तो बच्चा जो बोलेगा वो आगे जाएगा। तो इसलिए बच्चे को अच्छे बच्चे गैदर कर, बस ये यहाँ तक कि अच्छे बच्चे मिले, तो ऐसा रहेगा हमारे साथ। सर एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बच्चों के भी माने में होगा। हाँ। पूरे उत्तर प्रदेश में अगर कोई भी कितना बड़ा ग्रुप है उसके बाद एक ही कैंपस है। हाँ। महाराणा प्रताप इज द सिंगल वन कि जिसके पास 2 कैंपस और एक कि भाई एकदम से क्या बाकी कोर्सेज चला रहे थे, इंजीनियरिंग चला रहे थे, डेंटल चला रहे थे, ऐसा क्या एकदम से आया कि सुबह से आयुर्वेदा शुरू कर देते हैं, एक 60 का लाइफ 100 कर लिया है? देखिए आयुर्वेदा का नो डाउट कि एक बड़ा स्कोप है और आगे जाने वाला है। तो लगातार रिसर्च टीम के थ्रू जो हम लोगों का इनपुट हमें मिला कि हमें आयुर्वेदा में जाना चाहिए, कि ऑलरेडी हम नर्सिंग और बीडीएस में थे। अच्छा, बच्चे आपके पास आयुर्वेदा के लिए आ रहे थे? बिल्कुल आ रहे थे, हमारे पास कोर्स नहीं था, सभी कोर्स हमारे पास थे, आयुर्वेदा नहीं था। तो हमने एक 60 सीट का प्लान किया, एग्जीक्यूट किया, 1 साल चलाया, हम उसको चला पाए, अपनी प्लानिंग उस पर हम इम्प्लीमेंट कर पाए। तो हमें लगा नहीं ये कॉलेज हमारा और होना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स की डिमांड उस रेशियो में बढ़ रही थी जो सीट्स हमारे पास थी। तो हमारा जो दूसरा कैंपस था, तो हम 60 पे जब अच्छा कर पा रहे तो हमें लगा नहीं 60 में 100 का करना चाहिए। तो हमने इसलिए एक कैंपस और ओपन
तो इसलिए जो एक लोगों के मन में है कि 2 कैंपस क्यों आया, और कुछ तो अच्छा है कि हम 1.5 साल के अंदर कैंपस लेके आ पाए। 2 कैंपस का कोई बेनिफिट बच्चों को मिलेगा एक्सपोजर पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी फैसिलिटी को लेकर? बिल्कुल बिल्कुल बेनिफिट हो ये होता है कि जब बहुत मास होती है चीज़ें, जैसे मैंने कहा कि ट्रेनिंग और प्लेसमेंट, जब इस पे हम जाएंगे तो किसी कंपनी को अगर हम बुला भी रहे हैं, किसी बड़े ब्रांड को, हॉस्पिटल को बाहर के बुलाते भी हैं, तो उसको मास में स्टूडेंट जल्दी चाहिए। से कन्विंस हो जाएगा। हाँ, तो कन्विंस होता नहीं, इनके पास तो बच्चे बहुत सारे हैं, तो यहाँ एक दिन जाके हम कुछ कर सकते हैं। तो ये बड़ा बेनिफिट होता है एक बड़े ग्रुप के साथ जुड़ने का स्टूडेंट को। तो भाई बच्चों, आप सभी के लिए एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी बताया सर ने, तो आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम को ग्रैब कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको अभी तक गवर्नमेंट कॉलेज में अलॉटमेंट नहीं मिली हुई है, जैसे पुराने कॉलेजेस थे और जैसे गुरु गोरक्षनाथ था। आप सभी के मन में ये रह गया ना कि यार वही वाला कॉलेज चाहिए, तो ये भी एक अच्छा रिनाउंड इंस्टीट्यूट बनेगा फ्यूचर में। नया कॉलेज है ना, फेथ करना थोड़ा सा आपको टफ हो रहा है, बट इनकी प्लानिंग बहुत सॉलिड है। सो आप इस ऑप्शन के लिए ऑप्ट कर सकते हो और राउंड थर्ड की चॉइस प्रेफरेंस पर आप रख सकते हैं।